काल उपयोग संस्था उपयोगिता। तो ये है, इसमें क्या है, एक तो अष्टाहार विधि विशेष आयतन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको फर्स्ट प्रॉप से याद होगा, दैट इज़ प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था और उपयोगिता जो है। तो ये वहाँ ये 8 आहार विधि के विशेष आयतन होते हैं, जैसे प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था तथा उपयोगिता। आगे क्रम से इनका परिचय प्रस्तुत है। तो तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभाव, ये तो प्रकृति जो है स्वभाव को कहते हैं। स पुनर्औषध आहार द्रव्याणाम स्वाभाविको गुरुवादि गुण उपयोग तथा माशम मुद्गयो सुकरणयोश्च। तो उनमें जो स्वभाव होता है उसी को प्रकृति कहा जाता है। वह स्वभाव आहार द्रव्यों तथा औषधोपयोगी द्रव्यों में स्वभाव से रहने वाले गुरु लघु आदि गुणों का योग मात्र है। जैसे उड़द जो होती है गुरु होती है, हर कोई जानता है, मूंग लघु होती है, और वरा यानी सुअर का मांस जो होता है गुरु होता है, और एण यानी कि मृग का मांस लघु होता है। 1 मिनट। फल में तो आपके पास सिर्फ उड़द दे रखी है, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ों में भी जहाँ पर भी आप पढ़ते हो लघु गुण है वो सारा, और गुरु गुण आपको याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए तो 1-2 चीज़ें होती हैं, बट नॉर्मली हमें वेजिटेरियन आइटम में भी नॉन वेजिटेरियन आइटम में भी गुरु और लघु पता होने चाहिए। जैसे राजमा है, काबुली चने हैं, कढ़ी है, दही है, या जितनी भारी दालें हैं, मतलब चने की दाल भी थोड़ी सी भारी होती है, उड़द की दाल तो इटसेल्फ अपने आप में भारी होती है, राजमा आपका भारी होता है, ये लोबिया वोबिया जितनी दालें हैं वो सारी भारी होती है। लघु में अगर सही से सोचा जाए तो आपकी मूंग सबसे बेस्ट होती है, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर बचता है तो मसूर और अरहर होती है। हालांकि अरहर उष्ण भी होती है तो इसलिए ठीक रहती है। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होने का फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को हम डाइट बहुत बढ़िया से बता सकते हैं कि पर्टिकुलर यही दाल खाना है या नहीं खाना है। ठीक है। तो गुरु लघु का प्रकृति, और ये स्वभाव से होती है, प्रकृति ऐसे परिवर्तन नहीं होती, प्रकृति को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ, द्रव्यों में क्या होता है, संस्कार के थ्रू परिवर्तन हो जाता है। आगे आप देखोगे चक्रपाणी टीका में, तो उन्होंने कहा कुछ चीज़ों का नहीं बदलता, जैसे अग्निमुष्णता होती है वो आप संस्कार से नहीं बदल सकते, या वायु का चलत्व गुण होता है, तो क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बट दाल वगैरह होती है, जैसे मान लो उड़द की दाल है, तो उड़द की दाल चूँकि गुरु होती है, तो इसको अगर हम भून कर बनाएंगे तो भून कर बनाने से थोड़ा सा लघु हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अब मान लो हम कह दें कि हम इसमें तेल डाल देंगे, तो तेल जो होता है स्निग्ध गुण होता है, ये सारी चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी। पर तब पर भी मोर और लेस हम पेशेंट को अगर उड़द की दाल खिला रहे हैं तो अग्नि देखनी पड़ेगी, क्योंकि उड़द की दाल और उड़द की खीर खाने के लिए चरक जी ने बोला हुआ है। जहाँ पर आपका बाजीकरण चैप्टर आता है तो वहाँ पर पेशेंट के लिए बोला है। और वैसे भी, लेकिन एक चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर याद रखनी चाहिए कि चाहे रसायन का सेवन करना है चाहे बाजीकरण का सेवन करना है, रसायन और बाजीकरण का सेवन करने से पहले मरीज को जो होता है वो उसका शोधन हो जाता है। शोधन करके अग्नि को मतलब वर्धन करके ही हम कभी भी कोई भी भारी औषधि या रसायन या बाजीकरण या और भी औषधियाँ देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें जानकारी नहीं रहेगी तो हम ऐसे ही चला देंगे, तो मरीज पर असर आने की बजाय उल्टा असर हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ें होता है। ये हो गया प्रकृति का। प्रकृति का मतलब जो स्वभाव है, स्वभाव से गुरु या लघुता जो भी सिस्टम समझो आप। तो एग्जाम्पल में ही चरक जी के हैं, यहाँ पर कुछ इन्होंने क्रिस्टल क्लियर अलग से नहीं लिखा हुआ है। हालांकि चक्रपाणी जी का भी बाद में हम लोग एक बार जरूर देखा जाएगा। आप एक नोट्स बनाते जाना, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। फिर करणम पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभिसंस्कारम संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते ते गुणास तोय अग्नि सन्निकर्ष शौच मंथन देश काल वासन भावनादि भी काल प्रकर्ष भाजनादि भी अधीनते। तो ये क्या चीज़ है, स्वाभाविक गुणों से युक्त द्रव्यों में जो संस्कार किया जाता है उसे करण कहते हैं। करण का मतलब सिंपल सी बात है, संस्कार है। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग डायरेक्ट तो खाते नहीं, हर चीज़ को पकाते हैं, पकाने में भूनना वगैरह सब सारी जो भी चीज़ें होती हैं, धोना होता है, चाहे आप सब्जी धोते हो फिर काटते हो छौंकते हो, तो ये पूरा सब कुछ अगर सही से सोचा जाए तो संस्कार में ही आएगा, उसे करण कहते हैं। तो उन गुणों का आधान जल, अग्नि सन्निकर्ष, जल मतलब जैसे धोना हो गया, अग्नि संस्कार मतलब पकाना हो गया, तो दाह पाक सेक सारी चीज़ें अग्नि संघर्ष में आ गए। सोच का मतलब शोधन का तरीका, और आपको पता है अपनी रसौषधियों में मेजॉरिटी चीज़ों का शोधन किया जाता है। मंथन मतलब मथना, मथने का एग्जाम्पल आपके पास दही का है कि दही ऐसे बहुत भारी होती है, मतलब शोथकारक होती है, जब उसको मथ देते हैं तक्र बन जाता है तो वो शोथनाशक हो जाता है। देश काल, देश का यहाँ पर एक एग्जाम्पल चरक जी ने क्रिस्टल चक्रपाणी जी ने दे रखा है। जैसे चरक ने अपने रसायन चैप्टर में बोले ना, कुछ अवलेह वगैरह हैं, कुछ रसायन मतलब अमृतावलेह वगैरह, इस तरीके से टर्मिनोलॉजी है उसमें, मतलब दे रखा है चक्रपाणी टीका में। उनको पर्टिकुलर 6 मास तक पर्टिकुलर बर्तन में रखा जाता है, तो उसके बाद उनके अंदर रसायन गुणों की प्राप्ति हो जाती है।
तो वो आप एग्जाम्पल देख लेना। तो इसमें क्या है, वासन का मतलब होता है पात्र रखे रहना। भावना, भावना देने से क्या होता है कि जिस भी चीज़ की भावना देंगे उसमें उस चीज़ के गुण आ जाएंगे। तो मेजॉरिटी चीज़ों में भावनाएं दी जाती हैं, 1 भावना, 2 भावना, 10 भावना, 20 भावना, 101 भावना, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से भावना दी जाती है। तो जो द्रव्य है उसके साथ जिस द्रव्य की भावना दी गई उसके भी गुण आ जाते हैं। और पात्र विशेष में रखने आदि से होता है। तो ये सारा यहाँ पर है पूरा। तो ये याद रखनी चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। पानी है, अग्नि है, सोच है, मंथन है, देश है, काल है, वासन और भावना। तो अगर इसी तरीके से सोचोगे तो ये भी 8 चीज़ें हैं करण के लिए। और जिसका इस तरह का टॉपिक होगा उससे ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर पूछा जा सकता है। अब जैसे इन्होंने जो ब्रह्मदत्त त्रिपाठी ने भावना के लिए बोला, आमल की रसायन में आमलक के चूर्ण को आमलक रस की भावना दी जाती है। तो जो आमल की चूर्ण होगा और आमलक रसायन होगा दोनों में फर्क आ जाता है, उसमें ज़्यादा गुण आ जाते हैं। इसी तरह कुचिला में जो है गोमूत्र की भावनाएं देने से उसका विषत्व दूर होकर उसके सद्गुणों वृद्धि हो जाती है। काल अपकर्ष में अगर देखोगे तो आसो अरिष्ट समय के साथ उसमें और ज़्यादा आ जाता है। तो आसो अरिष्ट धातु रस ये सब काल बीतने पर उत्तरोत्तर अधिक गुणवान हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। साथ में आसो अरिष्ट के केस में पता रहता है इंसान को कि जितना पुराना होगा उतना अच्छा होता है। भोजन के लिए है, भाजन के लिए, भाजन का मतलब पात्र का है। तो कांसे तथा तांबे के पात्र में रखा हुआ घी विष तुल्य हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें याद रहनी चाहिए। हालांकि आज की डेट में ये चीज़ें कम हो गई क्योंकि मेजॉरिटी लोग स्टेनलेस स्टील का बर्तन यूज़ करने लगे। कुछ लोग कांच वगैरह की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। बट जहाँ पर कुछ लोग को सही तरीके से नहीं पता होता मार्केट से कुछ भी उठा कर लाते हैं। क्योंकि आज की डेट में मार्केट में कांसे या तांबे के पात्र भी बहुत चले हैं। जिनको जो नहीं पता है वो लाकर उसमें रख देंगे तो वहाँ से प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमें बताने को होना चाहिए सामने वाले को कि कांसे और तांबे का पात्र वगैरह कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसके घर में। ठीक है, तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि कांसे और तांबे के पात्र में घी रखा जो रहेगा वो सेवन नहीं करना है। इसी प्रकार इसके विपरीत ताम्र पात्र में रखा हुआ जल गुणकारक होता है। तो ताम्र पात्र में जो जल अगर रख करके पिया जा रहा है, लोगों को रहता है कि कॉपर जाएगा, उसकी सही तरीके से एक तो क्लीनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए समय समय पर। दूसरी बात, बहुत लंबे टाइम तक नहीं पीना है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि 15 दिन, महीने भर या 2 महीने या 3 महीने लगातार अगर हम पी रहे हैं तो 3 महीने बाद ब्रेक कर दें। अदरवाइज हमने 15 दिन पिया फिर हमने 1 वीक का गैप दिया। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ख्याल रखना होता है। ये हमें अपने मरीज़ को बताने की बहुत ज़रूरत होती है। जल का ये है कि रुच्छ प्रधान गुण द्रव्य होते हैं, जल संयोग से वो मृदु हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ ने जल बात करी है तो किसी भी चीज़ में जल जब लगा देंगे तो एक क्लेद आ जाता है या मृदुता आ जाती है। और अग्नि का क्या है कि हर चीज़ हम लोग पका कर खाते हैं, कच्ची चीज़ भारी होती है। जैसे नेचुरोपैथी वाले जो हैं मेजॉरिटी चीज़ों को कच्चा खाने के लिए बात करते हैं। तो वहीं पर हो जाता है कि जब भी वो कोई चीज़ कच्चा खाएंगे भारी होगा तो गुरु होगा। तो गुरु जो होता है कफ को बढ़ाता है और कफ को बढ़ाने से कहीं ना कहीं मार्गावरोध क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वात सही तरीके से मूव नहीं कर पाती, तो वात बिगुण हो जाती है। तो वहाँ पर हमें पेशेंट को समझाना होता है। अब प्रॉपर नेचुरोपैथी में क्या होता है कि एक मुट्ठी के अंदर जितना अनाज आता है वो उतना खाने को बोलते हो, बहुत कम नपातुला, मतलब आपकी अग्नि के हिसाब से करते हैं। बट नॉर्मल में लोग वो चीज़ नहीं करते कि बाउल भर करके पूरा मतलब स्प्राउट्स वगैरह जो चीज़ें खाते हैं तो वो, और फिर साथ में उसमें खूब संस्कार करते हैं। संस्कार करने मतलब वो ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं, गार्निशिंग, उसके लिए संस्कार वर्ड तो यूज़ नहीं करिए कि उसमें बहुत सारी चीज़ें वो लोग ऐड करते हैं, मिला देते हैं, और जिसकी वजह से और ज़्यादा गुरु हो जाता है और वात प्रकोपक हो जाता है। तो उस वजह से एक प्रैक्टिशनर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे खाना है, कैसे बनाना है, तो अपने पेशेंट को बताना भी पड़ेगा। तो इसीलिए चावल को जल से धो दिया तो उसमें मृदु हो गया, फिर अग्नि संकर से पका दिया तो हल्का किया जाना। और आजकल अब चावल लोग क्या करते हैं, कुकर में जो पकाते हैं वो अगर बात करोगे तो वो कुकर वाला चावल भारी रहता है। पिछले मतलब ज़माने में क्या करते थे कि चावल को धोने के बाद में पकाते थे, उसका माड़ निकाल लेते थे। तो मंड जो होता है आपको पता है कि अगर उसमें त्रिकटू वगैरह कुछ और नमक डाल करके या शुंठी और नमक डाल करके भी खाते हो तो बहुत अच्छा अग्निवर्धन करता है। बट जो इस तरीके से चावल खाया जाता था जिसमें माड़ के साथ है आज के डेट में, उसमें क्लेद क्रिएट होता है। तो कुकर वाला चावल नहीं खाएं। एक चीज़ तो ये चीज़ है, मंड निकाल कर खाएं। और उससे ज़्यादा और एक ज़रूरी चीज़ करते हैं कि उस चावल को घी में ही या ऐसे ही हल्का सा भून लेते हैं। तो भूनने से वो और हल्का हो जाएगा, तो ईजिली सुपाच्य हो जाता है। फिर किस मरीज को खाना है किस मरीज को नहीं खाना वो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी ऊंड वगैरह की संप्राप्ति रहती है वहाँ पर हम लोग तुरंत चावल वोल मना करते हैं कि क्लेद कारक होता है। और कुकर वाले चावल को और भी है। चावल के साथ में एक चीज़ आपको पता रहता है, कभी भी ठंडा होने के बाद नहीं खाना। तो ये सारी चीज़ें अपने मरीज को मैं बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग का
क्या होता है कि चावल ठंडा खा रहे हैं, काफ़ी पुराना खा रहे हैं, काफ़ी पुराना मतलब सुबह का शाम फ्रिज में रखकर जो खा रहे हैं तो और भारी हो जाता है। तो फ्रिज में रखा हुआ खाना भी एक तरीके से वो ऐसा संस्कार हो गया जिसकी वजह से बहुत भारी हो गया। तो ये सारी चीज़ भी पेशेंट्स को बताने की ज़रूरत होती है। तो चरक सूत्र 27 में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें अलग से हैं। सोच का मतलब वो क्या है, शोधन है। जैसे यहाँ पर था कि कुचला उचला होता है, इसका दूध में शोधन किया जाता है और गोमूत्र वगैरह की भावना दी जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मंथन का मैंने आपको दही वाला चीज़ एग्जाम्पल बता ही दिया। या दही को मथ देते रहे, उसमें से मक्खन निकाल देते हैं, तो जब मक्खन निकाल देते हैं तो मक्खन निकालने वाली चीज़ वो हल्की हो जाती है, ये भी चीज़ है। और शोथ वाला आपको बता दिया था। देश का ये होता है कि जांगल अनुप साधारण 3 तरह के देश होते हैं। तो जांगल देश जो होता है, जांगलम तो अनुपम तो कफोल बड़म, जांगल जो होता है रुक्ष वाला होता है। तो जैसा देश होता है उसके उल्टा खाना पीना रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ है, ख्याल रखना पड़ेंगे। और उस देश के लोगों को उस तरह की बीमारियां होती हैं। तो ये सब अब काल का है कि भस्म वगैरह होती है, उन सबको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी टाइम के बाद उनमें गुण आते हैं। जैसे अभ्रक भस्म की अगर मैं बात करूं तो शतपुटी भी अभ्रक होती है, सहस्त्रपुटी भी। तो सहस्त्रपुट मतलब 1000 पुट अगर देना है तो वही भावना की तरह हो गया, उसको उतना बनने में कम से कम मिनिमम तो 1000 दिन लग जाएंगे। उसके बाद उसके अंदर उतने गुण आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कभी भी पेशेंट को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, कभी कुछ चीज़ें अपने लिए भी पता होती हैं कि वाकई कितना टाइम लगता है वहाँ पर। इस वजह से कि फार्मा कंपनियां अगर किसी चीज़ को कम दाम में प्रोवाइड कर रही हैं तो पहले ये भी तो देखो उसमें वाकई उतनी भावना है कि नहीं, वो सिर्फ कह रहे हैं। ये चीज़ें हो गया। तो पहला था प्रकृत हो गया, प्रकृत में स्वभाव जो गुरु लघु वाला हो गया। आगे आपने उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड करा हुआ है, मतलब कुछ प्रोसीजर्स वगैरह हैं, वो 8 हैं, वो भी आपने देख लिया। आगे है संयोग पुनर्द्वयर बहुनाम व द्रव्याणाम संहिति भाव सविशेषम आरभते यम पुनरेकशो द्रव्याणा आरभते तद्यथा मधु सर्पिसो मधु मत्स्या पैसाम च संयोग। तो ये जो संयोग का है ये आयुर्वेद वालों को बहुत अच्छी तरीके से याद रहता है कि ऐसे मधु और सर्पी दोनों बहुत अच्छे हैं। मधु जी आपके कफ शामक होते हैं, सर्पी मतलब घृत जी आपके पित्त शामक होते हैं। बट दोनों के इक्वल अमाउंट में जब आप लेते हैं खासकर उष्ण करके तो वो विष तुल्य हो जाता है। उसी तरीके से मधु मत्स्य पैसा मतलब मधु जी हो गए, मत्स्य मतलब आपका मछली हो गए, और पैस दूध जो होता है, इनका जो योग है वो भी विषकारक होता है। तो इसके लिए चरक जी ने कहा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक द्रव्यों के परस्पर मिलने को संयोग कहते हैं। चाहे 2 मिले और चाहे 2 से ज़्यादा, दोनों के लिए संयोग वर्ड ही यूज़ हुआ है। ये ख्याल रखने की चीज़ है क्योंकि मैथ में यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क होता है। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं कि 2 का मिलना क्या होता है और 3 का मिलना क्या होता है। तो वह द्रव्यों का समूह विशेष कार्य को आरंभ करता है, मतलब उसमें करोगे लैंग्वेज में ना। तो इंग्लिश में तो 2 ही चीज़ होता है, सिंगुलर और प्लूरल। बट आपके संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाला कंसेप्ट बनता है। बट संयोग वर्ड के लिए एक ही चीज़ है। जिस कार्य को वे ही अलग द्रव्य नहीं कर सकते, जैसे शहद और घी का संयोग और शहद मछली का मांस तथा दूध का संयोग। तो ये है जैसे अन्नप्राशन के दिन लोग कह देंगे कि उनको शहद और वो चटाया जाता है, तो उसमें बालक को अन्न चखाया जाता है ना कि भरपेट खिलाया जाता है। तो चखाने में कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत अगर नॉमिनल अमाउंट में कोई चीज़ जा रही तो वो मतलब कह सकते हैं कि विकार उत्पन्न नहीं करती है। तो संयोग का मतलब कॉम्बिनेशन, और उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है मधु सर्पी। तो हर किसी को याद रहता है कि शहद और घी का जो मेल होता है वो ठीक नहीं होता। फिर राशिस तो सर्वग्रह परिग्रह। तो राशि जो होती है मात्रा, मतलब सर्वग्रह परिग्रह 2 तरह का होता है, मतलब सब कुछ मिलाकर जो खाता है इंसान, पूरा खाना और एक अलग अलग चीज़ें। फिर मात्रा अमात्र फल विनिश्चयार्थ तत्र सर्वस्य आहारस्य प्रमाण ग्रहणम एक पिंडेन सर्वग्रह परिग्रह पुनः प्रमाण ग्रहणम एकस्येन आहार द्रव्याणाम सर्वसे ही ग्रह सर्वग्रह सर्वतश्च ग्रह परिग्रह उच्यते। तो मात्रा के फल तथा मात्रा के फल का निश्चय करने के लिए राशि है, मतलब उनका क्या रिजल्ट आएगा। इनके सर्वग्रह परिग्रह नाम से 2 भेद होते हैं। सर्वग्रह संपूर्ण आहार के प्रमाण को इकट्ठा ग्रहण करना सर्वग्रह है। परिग्रह मतलब आहार द्रव्यों का एक एक करके प्रमाण का ग्रहण करना ही परिग्रह है। पुनः उक्त द्रव्यों की परिभाषा इस प्रकार दी जा रही, सभी द्रव्यों का एक साथ ग्रहण करना सर्वग्रह और चारों ओर से ग्रहण करना परिग्रह। परिग्रह परि का मतलब होता है चारों तरफ। तो इस तरीके से उन्होंने किया। तो ये सिंपल कह सकते हिंदी है, दिस इज नॉट मतलब कह सकते एक्सप्लेनेशन नहीं है जो अपने हिंदी में पढ़ते थे कि व्याख्या। एक होता है अर्थ, एक होता है व्याख्या। तो नॉर्मली ये चीज़ सोचना है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग अब इसका क्या मतलब अप्लाइड व्यू, इसका अप्लाइड व्यू है। कुछ लोग कहेंगे जी हम जी 2 रोटी खाते हैं,
अब 2 रोटी के साथ ऐसा नहीं कि 2 रोटी खा लिया, फिर 1 कटोरी चावल खा लिया, फिर उसी के साथ में 1 कटोरी खीर खा लिया, उसी के साथ में 1 कटोरी उन्होंने फल ले लिया, फिर 1 कटोरी उसके साथ उन्होंने सलाद ले लिया, मतलब सब्जियां भी डाल लिया, फल भी डाल लिया, सब कुछ डाल लिया। तो आप वहाँ पर ये देखोगे राशि और ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप ये पूछो कि 2 रोटी के साथ में और क्या क्या लेते हो, फिर कुछ लोग का रहता है कि पापड़ है, और ये जैसे इधर राजस्थान वगैरह में बीकानेर वगैरह साइड, मतलब जो भी इस तरह के कल्चर है कि खाना खाने बैठते हैं तो उसमें नमकीन नमकीन सारी चीज़ें रखते हैं, तो उनका सर्वग्रह मिलाकर बहुत ज़्यादा होता है। परिग्रह का सोचोगे कि अगर वो आपको सिर्फ 1 रोटी बता देंगे तो आप सोचोगे 2 रोटी तो चलो जी ठीक है, इस एज के हिसाब से खा ले रहा है बंदा, मतलब मान लीजिए एज का कोई है, लेकिन उसने और क्या क्या खाया। तो मरीज को कई बार ये पूछना है कि आपकी थाली में वाकई क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि कुछ लोग को होता है कि बहुत सारी वैरायटी, भले एक कटोरी हो या थोड़ा थोड़ा हो, बट ढेर सारी वैरायटी हो। तो ढेर सारी वैरायटी होने से मात्रा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, और मात्रा से अधिक आहार क्या होता है, सर्वदोष प्रकोपक होता है। तो इस बात को आपको पता होना चाहिए। फिर क्या, देश पुनम स्थानम स द्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारो देशात्मम च अस्टे। तो यहाँ पर है देश उस प्राणी के निवास स्थान को देश कहते हैं, इसमें द्रव्यों की उत्पत्ति प्रचार और एवं देश सात्म्य को बतलाता है, मतलब जो औषधि जहाँ बनेगी। अब जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में जो औषधि उगेगी, मान लो हमारी गिलोय यहाँ की है और 1 गिलोय राजस्थान की है और 1 गिलोय आसाम की है, तो आसाम वगैरह के साइड में या गोरखपुर साइड वगैरह में जहाँ पानी रहता है, अनूप वाला हिसाब किताब है, तो वहाँ की गिलोय में ज़्यादा क्लेद गुण होगा। अगर राजस्थान की गिलोय होगी तो पक्का सी बात है उसके अंदर रुक्षता ज़्यादा होगा। अगर मान लो इधर साधारण जगह की होगी तो साधारण होगी। तो वही सेम औषधि अलग अलग जगह पर अलग अलग क्रिएट करेगी इफेक्ट को, और यही वजह था कि पुराने ज़माने के वैद्य अलग अलग मरीज के लिए अलग अलग जगह की लाई हुई औषधियों को यूज़ करते थे। लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि यहाँ का ये अच्छा है, वहाँ का वो अच्छा है, तो वो चीज़ कंसेप्ट नहीं रह पाता है, क्योंकि हमें किस मरीज को कौन सी औषधि किस हिसाब से देनी है। अगर पुरुषम पुरुषम भिक्षम वाला कंसेप्ट हम बहुत सही से सोचें, इसलिए आयुर्वेद को अगर बहुत प्रिसाइज सोचना हो तो आयुर्वेद बहुत टफ और बहुत कॉस्टली इसीलिए होता था। चलिए आगे है, कालो ही नित्यश्च आवस्थिकश्च तत्र आवस्थिको विकारम अपेक्षते नित्यगस्तु ऋतु सात्म अपेक्ष। तो काल, नित्य और आवस्थिक 2 प्रकार से होते हैं ना, मतलब नित्य मतलब एक डेली रूटीन जो आपकी चल रहा है, आवस्थिक मतलब अवस्था के हिसाब से, जैसे बाल्यावस्था में आपको पता कफ बड़ा होता है, युवावस्था में पित्त का और ज़्यादा रहता है, और वृद्धावस्था में वातज विकार ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और इस तरीके से। तो उनमें आवस्थिक कालभेद विकार की अपेक्षा रखता है, नित्य काल तो ऋतु और साथ में की अपेक्षा रखता है, मतलब जैसे सीज़न है, सीज़न के हिसाब से हम लोग का खाना पीना भी चेंज होता है। हालांकि अगर आज की डेट में कहें तो लोग सीज़न के हिसाब से नहीं खाते, क्योंकि हर सीज़न में हर सब्जियां आ रही हैं, हर फल आ रहा है, तो ना सब्जियों में कोई स्वाद है, ना फलों में कोई स्वाद है, ना न्यूट्रिशनल वैल्यू रह जाती है। ड्रेसिंग सेंस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उतना मौसम का हिसाब नहीं कर सकता है, बट वहाँ पर भी आप सोचो तो बहुत सारे लोग चिल्ड एसी में रहते हैं, तो गर्मी में भी दबा करके मोटे मोटे कॉटराइज पैंट वगैरह उन्हें बहुत सारे लोग को पहनना पड़ता है, मोटे कपड़े, क्योंकि उनके एसी का टेम्परेचर ही 10 या 12 रहता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट गाइडलाइंस ला रही है कि 20-22 डिग्री मिनिमम एसी का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। और ऐसे ही ठंडियों में क्या है, हीटर लगा लिया, तो उनका क्या होता है, जो बीच में चल रहे हैं रोड पर वो सिर्फ उतना ही फ़र्क पड़ रहा है, और टाइम में तो उन्होंने टेम्परेचर को भी वो कर लिया है ना। तो ये चीज़ें आज की डेट में वो रह गई हैं। अब यहीं पर इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू ये है कि जो लोग एसी वगैरह में ज़्यादा रहते हैं, आपको पता है उनका BMR लो हो जाएगा, या कह सकते हो उनकी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाएगी, और कोई भी बीमारी हो, चाहे पेन हो, चाहे मोटापा हो, ये सब सारी चीज़ें ठीक होने में टाइम लगेगा। तो आपको अपने पेशेंट, खास करके जो पेन का पेशेंट है या मोटापा का पेशेंट है, उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई एसी कम से कम यूज़ करो, क्योंकि जब पसीना ही नहीं निकला तो बॉडी के थ्रू टॉक्सिक मटेरियल नहीं निकलेगा। बिकॉज आपकी बॉडी में क्या होता है कि जो कुछ भी होता है, जितना भी कचरा निकलना है, वो सारा कचरा आपका सिर्फ यूरिन और पॉटी के थ्रू नहीं निकलता, स्वेट के थ्रू भी निकलता है, और 60-70% कचरा निकलता है। बट आज की डेट में देखते हो लोगों का पसीना नहीं निकल पाता, पहली बात ये। दूसरी बात है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको स्वेट कम होता है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये चरक जी ने क्रिस्टल क्लियर बोला है प्रमेय के केस में, तो शुरुआत में उनको कम निकलेगा, तो वहाँ से आपको समझने की ज़रूरत रह गई। तो ये हो गया काल का हिसाब था। अब काल के बाद एक हो गया नित्य काल भी है और आवस्थिक काल, दोनों ये सब चीज़ में बता लें। जैसे नव ज्वर में दूध हानिकारक होता है, हर कोई जानता है, नया नया जो ज्वर रहता है तो उसमें दूध नहीं पीना होता है, और जीर्ण ज्वर में दूध जो होता है लाभदायक होता है। अब फिर उपयोग संस्था
तो उपयोग नियम स जीर्ण लक्षणापेक्षा, तो उपयोग संस्था तो उपयोग नियम ही हो, भोजन का उपयोग जीर्ण पाचन के लक्षणों की अपेक्षा करता है। जैसे खाना क्या होता है, एक बार जब खाया वो पच जाता है, तभी हमें दोबारा खाना होता है, इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो उपयोग संस्था तो उपयोग नियम ही है, वो भोजन का उपयोग जीर्ण पाचन के लक्षणों की अपेक्षा रखता है कि भोजन कब कितना किस स्थिति में करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें। तो इंद्रिय कौमडी अध्याय में एकदम सिंपल सा लिखा है कि आपको भोजन कब करना चाहिए, जब भूख लग जाए, कितना करना चाहिए, जितना आपकी डाइजेस्टिव फायर अलाउ करती है। या त्रिविध कुच्छी अध्याय के हिसाब से लिखोगे तो कुच्छी के 2 भाग जो है वो आपका खाना रहेगा, 1 भाग खाली रहेगा जो चरक जीने का है। अगर मैं वाग्भट जी की बात करूंगी तो वो बोलते हैं कुच्छी के 4 पार्ट करो, तो 2 भाग सॉलिड के लिए, 1 पार्ट लिक्विड पार्ट के लिए, और 1 भाग तब पर भी खाली रखोगे, क्योंकि सीधी सी बात है किसी भी वेसल में कोई चीज़ मूव करने के लिए चाहिए, और हमारा जो आमाशय है, चाहे जो भी आशय है, दे एक्ट्स लाइक ए वेसल। तो वेसल है जो बर्तन है, तो उस बर्तन में इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। आगे है उपयोक्ता। उपयोक्ता मतलब यूज़र, खाना खाने वाला, मतलब जो ग्रहण कर रहा है। तो उपयोक्ता पुनस्तम आहारम उपयुक्ते यद आयतम ओकसात्मम इति अष्ट आहार विधि विशेषायतनि व्याख्यातानि भवन्ति। तो जो आहार का उपयोग करता है उसे उपयोक्ता कहते हैं, जिसके अधीन ओकसात्म है। ओकसात्म मतलब जो जिसके लिए हितकर है। इस प्रकार 8 आहार विधि विशेषायतनों की व्याख्या कर दी गई है। येषां विशेषा शुभाशुभ फला परस्पर उपकारका भवन्ति तान् बुभुत्सेत् बुद्ध्वा च हिते सुरेव स्यात् न च मोहात् प्रमादाद् वा प्रियम अहितम सुखोदकम उपसेव्यम आहार जातम अन्यद वा किंचित। तो इनके भेद शुभ अथवा अशुभ फल को देने वाले परस्पर आपस में एक दूसरे के उपकारक होते हैं, अतः उनको जानने की इच्छा करनी चाहिए और जानकर हित की कामना करने वाला होना चाहिए। भोज्य पदार्थ के मोह से अथवा असावधानी से प्रिय, तत्काल अहितकारक, जिससे भविष्य में कष्ट मिलने वाला, ऐसे किसी पदार्थ का अल्प मात्रा में भी सेवन न करें। अभी देखो इसका क्या कंसेप्ट है, जो आजकल लोग खाना भूख से नहीं खाते, क्रेविंग के बेसिस पर खाते हैं। तो क्या होता है, मोह होता है, कई चीज़ें बहुत पसंद है। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में 10 प्रॉब्लम, लेकिन हमें जंक फूड पसंद है, तो हमें उसका लालच है, मोह है, सो हम खा रहे हैं। असावधानी से मतलब भाई हमें सावधानी रहनी चाहिए ना, तो वो चीज़ें मात्रा से अधिक खा लेंगे। उनको पता है कि आगे लाइफ में प्रॉब्लम होगा, या कभी कभी लोगों को पता होता है कि भाई अभी मैं ये खा रहा हूँ, अभी मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी पचा तो था नहीं, अभी ये खा ला रहा हूँ तो प्रॉब्लम होगी, चाहे वॉमिटिंग हो, चाहे लूज मोशन हो, चाहे लॉन्ग टर्म में जाकर आपकी बीमारियाँ क्रिएट हो बॉडी में। लेकिन लोग जो खाते हैं, जो क्रेविंग के लिए वजह से खाते हैं, या लालच की वजह से खाते हैं, या कुछ लोग को गोलगप्पे बहुत पसंद है। जैसे कि आप किसी पेशेंट की केस टेकिंग करें, आपको कुछ लक्षण नहीं मिला, आप लास्ट में पूछते हो जी मैम रोज़ गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे खाने का रोज़ का शौक है। अब रोज़ गोलगप्पे खाएंगे तो आपको पता है गोलगप्पे का पानी जो होता है कितना ज़्यादा पित्त को प्रकोपित करेगा, है ना। और क्योंकि डेली घर में भी नहीं बनाकर खाते हैं, डेली घर में भी खाएं तो गलत है, क्योंकि नित्य सेवनी आहार पदार्थ जो हैं उनका कुछ का ही चरक ने वर्णन किया है, जो हम मेजॉरिटी खाते हैं उसमें सो नहीं होती हैं। तो इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं हॉस्टल में रह रहे हैं जी, हॉस्टल में तो टिफ़िन आती है डिनर में और लंच में, तो हम क्या ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, तो खास करके मैं इसलिए बता रही हूँ कि कॉलेज के बच्चों की हिस्ट्री थी, वो डेली बच्चे खास करके वहाँ पर जो लड़के थे वो डेली क्या खाते थे, समोसा खा रहे हैं। अब समोसा खा रहे हो तो सब कुछ को बर्बाद कर रहे हो ना। एंड हाउ दैट इज़ प्रिपेयर्ड, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। बाहर की कोई चीज़ है तो और भी घटिया तरीके से बनी है, मतलब सोने का सुहागा ऑफर, बाहर से आपको हर चीज़ मिलती है, वो आपको देखने में सुंदर तरीके से रैप कर सकते हैं कि आप बैठ गए मैकडी में या KFC में या ऐसे कोई ब्रांडेड में, तो दिखने में आपकी प्लेट में सुंदर तरीके से आया, बट उनका जो किचन होता है, उनके जो वर्कर हैं, बंदे हैं, अगर आप सही सोचोगे तो उनका किचन बहुत ही घटिया कंडीशन में होता है। क्योंकि हाइजीन रखना जो होता है इंसान का पर्टिकुलर गुण होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी ब्रांड जो होती है उस ब्रांड की वजह से, हालांकि ये चीज़ें मैं रिकॉर्डिंग में डालूंगी, नाम नहीं लेना चाहिए, बट जो भी ब्रांड हैं जितने भी खाने पीने की, उनका पर्टिकुलर चाहे 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, उनका पीछे का किचन बहुत गंदा रहता है। बिकॉज मेजॉरिटी लोगों की आदत होती है आलस करना है, या काम को मतलब बहुत साफ सफाई से नहीं रहना। अंदर से बहुत सारे लोग की आदत होती है, बहुत रेयर लोग होते हैं जो बहुत शुचिता मेंटेन कर पाते हैं। शुचिता का मतलब फिजिकल लेवल पर भी सफाई और मेंटल लेवल पर सफाई, वरना क्या होता है इंसान गंदगी मचाता रहता है और फिर दूसरों को भले शिक्षा दे। तो किचन में खास कर बहुत ज़्यादा शुचिता का रोल है, फिजिकल और मेंटल लेवल पर दोनों। तो यहाँ पर मेंटल लेवल पर ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उस पेशेंट से भी आप पूछ सकते हैं कि आपका खाना जो कुक करके खिलाता है आपको, अगर मान लो सर्वेंट वगैरह, तो उनसे पूछना है उसका मेंटल स्टेट कैसा है, उस पर भी आपका थॉट प्रोसेस बहुत डिपेंड करता है।
आपको पता ही है कि आप वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, उसका तो फ़र्क पड़ता ही है। हाउ दैट इज़ प्रिपेयर्ड, जो बना रहा उस वक्त उसके दिमाग में कितनी ऊहापोह चल रही है, कितना थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो भी चल रही है, उसका भी उसके खाने पर, बनाने वाले के या जो खा रहा है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी अपने पेशेंट्स को कई बार बतानी होती हैं, खास करके जो लोग होटल का खाना खाते हैं, जिनके घर में सर्वेंट्स का बनाते हैं और सर्वेंट्स को डांटते रहते हैं, या वाइफ के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, तो पक्का सी बात है उनकी वाइफ खाना जब बना रही होगी तो जो हस्बैंड का गलत बिहेवियर होता है, उस गलत बिहेवियर को सोचते हुए खाना बना रही होगी, और इसीलिए हस्बैंड जितना डांटता है दिन ब दिन उसकी डांट बढ़ती जाती है। एक ह्यूमन नेचर होता है, इसलिए खाना खाते वक्त जो बनाता है तो उसको कभी भी डांटना नहीं चाहिए। और ये मेरे शब्द नहीं है, शिवानी जी ने कहा, और मेरे को कई सारे पेशेंट्स ने बताया है ये सब चीज़ों का, जो सर्वेंट्स वगैरह वाला रहा है वो सो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर कोई जो फीमेल खाना कुक करती हो तो उसे खुद ही पता होगा कि खाना बना रहे थे, बट उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं। तो इन सारी, इसीलिए पुराने ज़माने में बोलते थे मंत्रों की चैंटिंग करना है, क्योंकि मंत्रों की चैंटिंग करने में फ़ायदा रहता है कि एक तो मंत्र की चैंटिंग में आप गलत चीज़ें भूले हुए रहते हो, ठीक है, तो वो जो नेगेटिविटी भूले रहते हो तो उसका एक बहुत अच्छा असर आता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत समझाने की ज़रूरत है अपने मरीज़ को। तो ये चीज़ हो गया अष्टाव आहार विधि विशेषायतन। अब है आगे आहार विधि विधान। तो तत्र इदम आहार विधि विधानम रोगाणाम आतुराणाम चापि केषाञ्चित् काले प्रकृति एव हिततमं भुंजनानां भवति। तो वहाँ अर्थात ऊपर कहा गया यह आहार विधि का विधान स्वभाव से ही समय पर हिततम भोजन करने वाले स्वस्थ पुरुषों तथा रोगी पुरुषों के लिए भी कहा गया है। तो अष्ट आहार विधि विशेषायतन स्वस्थ के लिए भी एप्लीकेबल है और रोगी के लिए भी ऐसा है, क्योंकि हमारा सीधा सा कंसेप्ट है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमन। और चरक जी जहाँ भी जिस चीज़ की बात करते हैं दोनों के लिए बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर लूज टॉक करेंगे जी ये तो बीमार लोगों के लिए नहीं, ये स्वस्थ का स्वस्थता मेंटेन रखने के लिए भी है कि स्वस्थ इंसान कैसे स्वस्थ रहे। तो अष्टाहार विधि विशेषायतन हैव टू फॉलो। और ये इसको आपने फर्स्ट प्रॉप में शरीर क्रिया में इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा, बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश किया समझने की। आगे क्या है, उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्ण्य वीर्यम अविरुद्धम इष्ट देशे इष्ट सरोपकरणम नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पन अहसन तन्मना भुंजित आत्मानम अभिसमीक्ष्य सम्यक। तो यहाँ पर जो आहार विधि विधान है वो ये है, अष्ट आहार विधि विशेषायतन अलग था, आहार विधि तो उष्णम स्नियात मतलब गर्म खाना चाहिए, तो गर्म हो गया। उष्णम स्नियात क्या है, फिर स्निग्धम स्नियात है, तो आपको स्निग्ध खाना चाहिए। अब आजकल क्या है, वो स्निग्धम का रोल ये रह गया, हालांकि इसका सबका उष्णम का भी रोल है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फ्रिज में खाना रख दे रहे हैं, फ्रिज का खाना बहुत हैवी हो जा रहा है और फिर उसको बाहर निकाल करके गर्म करके खा रहे हैं, तो ऐसे नहीं खाना चाहिए। और फ्रिज से निकाल कर खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ठंडी करके खा रहे हैं, दुनिया भर के जो क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक का और न जाने किन किन चीज़ों का कल्चर है, आइसक्रीम वगैरह, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं। महीने 2 महीने में एक बार किसी ने थोड़ी सी खा ली और वक्त के हिसाब से तो चलता है, लेकिन कुछ भी नहीं, लोग दिसंबर जनवरी में मैंने देखा आइसक्रीम खाते हुए रात के 12-12 बजे ऐसा भी काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह की, क्योंकि कहते नहीं कि उल्टा काम करने में इंसान को ज़्यादा मज़ा आता है, सही काम करने में तो अच्छा नहीं लगता ना, सीधे सीधे कौन चले, टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लोगों का ये कंसेप्ट रहता है, तो इसलिए उष्ण स्नियात होता है, इसलिए खाना बने तुरंत खा लीजिए। और वैसे भी आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि खाना बनने के बाद 3 घंटे बाद मतलब 1 प्रहर के बाद बासी हो जाता है। तो बेस्ट तरीका है कि खाना जैसे बना वैसे ही खा लीजिए। तो उस हिसाब से कोशिश करिए कि घर में खाना उसी हिसाब से बने। बट अगर फीमेल का टाइम अलग है, मेल का टाइम अलग है, तो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। उनको ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने जो सब्जी पकाई थोड़ी सी हल्की सी कच्ची छोड़ दो, बाद में तुरंत वो पक जाएगी, क्योंकि आपके लिए कोई इस तरीके से तैयार नहीं रहेगा। तो अपनी बॉडी को उस हिसाब से तैयार कर लीजिए, घर के वालों के सिस्टम के हिसाब से। और यहाँ पर दोनों के लिए होता है कि हम अगर दोनों ही एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन हम एक दूसरे को परेशान करना चाहते हैं तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। जैसे सन का होता है कि पॉजिटिव जब सन होता है तो आत्मविश्वास देता है, बट सन नेगेटिव जो हो जाता है तो ईगो देता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन घर में चलाते हैं तो उनके घर में भी शांति नहीं रह पाती है, क्योंकि घर में व्यवस्था तो होनी चाहिए लेकिन रूल रेगुलेशन में थोड़ी सी मॉडरेशंस भी होनी चाहिए। या सिंपल सा कह सकते हैं कि हमें हर किसी की सुननी चाहिए। तो उष्णम स्निग्धयात, तो ये आप अपने पेशेंट को बोल सकते हो। स्निग्धम स्निग्धयात का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है आजकल, खास करके जो एलोपैथी वाला कंसेप्ट है, जो वो लोग करते क्या है, मैं अमेरिका का खासकर एग्जांपल दे रही हूँ कि वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, खास करके हार्ट वगैरह प्रॉब्लम, तो आप तुरंत देखो घी तेल पूरा मना कर देते हैं। पेशेंट को विदाउट ऑयल विदाउट घी खाना दिया जाता है, विदाउट सॉल्ट खाना दिया जाता है, और उसके बावजूद पेशेंट का कहीं पर भी आम का शमन नहीं होता, क्योंकि जो कहीं पर भी स्निग्धता और नमक वमक कुछ भी नहीं, तो पेशेंट में
स्वाद ही नहीं आएगा। और बेस्वाद भोजन अगर वो करेगा, बिल्कुल ही मतलब हटा दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा कि बेमन से करेगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन भरा पड़ा रहेगा। और उस स्ट्रेस में जब वो खाना पीना खाएगा ना, तो वो खाना सही से नहीं पचेगा, क्योंकि जब तक हम स्ट्रेस में होते हैं हमारे जूसेस प्रॉपर्ली सिक्रीट ही नहीं होते हैं। या सिंपल से कहो तो कि आप बहुत गुस्से में हो तो 3 घंटे तक आपके जूस ही नहीं सिक्रीट होते हैं। तो उस खाने को आप किसी तरीके से खा रहे होते हो मन मार करके, तो जब आप मन मार के भी खा रहे होते हैं तो वो खाना भी सही डाइजेस्ट नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग कल्चर में नहीं खाते, मतलब आजकल अपने आप को बहुत मॉडर्न दिखाना, हॉट दिखाना है, तो जी हम विदाउट ऑयल, विदाउट घी खाना खाते हैं। वो सोचते हैं कि हम ऑयल और घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। बट अगर उनको आयुर्वेद का कंसेप्ट पता है तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ऑयल और घी तो मतलब ज़्यादा खाओगे या अग्नि सपोर्ट नहीं करेगी तो मोटे हो जाओगे। अगर आपकी अग्नि ठीक रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अति सर्वत्र वर्जते वाला कंसेप्ट है। मात्रा वर्णस्न्यात क्यों है कंसेप्ट कि मेजॉरिटी पेशेंट से जब कभी भी आप केस टेकिंग करोगे तो पूछोगे तो बताएंगे कि भूख तो 2 रोटी की ही होती है लेकिन खाना अच्छा लगता है, जी हम 3 रोटी खा लेते हैं। तो मात्रा से अधिक आहार बहुत सारे लोग कहते हैं, चाहे डिप्रेशन का पेशेंट हो, चाहे एंजाइटी का पेशेंट हो, जैसे नॉर्मली भी बहुत सारे लोग की आदत होती है मात्रा से अधिक आहार खाने की। क्योंकि खाना खा लेने के बाद में अगर आपको भारी लग रहा है, खाना खाने के बाद आपको नींद लग रही है, खाना खाने के बाद आपको तुरंत मतलब उठने बैठने चलने फिरने में असहज महसूस कर रहे हैं, तो पक्का सी बात है कि आपने मात्रा से अधिक आहार का सेवन किया है। जीर्णय का है कि एक बार आपने खाना खा लिया, जब वो पच जाता है तब दोबारा खाना खाना होता है। वीर्य अविरुद्ध, तो वीर्य के विरुद्ध की चीज़ें नहीं खाना एक साथ। बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें खाते हैं। इष्ट देश मतलब सही जगह पर बैठकर ये सब सारी चीज़ें, इष्ट सर्वोपकरण सारी चीज़ें सुरक्षित, मतलब वहाँ पर सब कुछ हो एक साथ, सभी साधन उपलब्ध हो। तो प्रिय स्थान में बैठ करके मन के अनुकूल जहाँ सभी साधन हो। अब पता चला खाना खा रहे हैं वहीं लोग चिक चिक कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी खाना खाना होता है। तो कई सारे लोगों के साथ उस तरह कंडीशंस भी होती है। नाति द्रुतम, बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना खाना है। अब बहुत सारे लोग का ये अभी सब चीज़, ये चरक ने जब बोली थी तो लोगों ने सोचा नहीं था, या जो लोग सही फॉलो करते होंगे लाइफस्टाइल, वो कहते होंगे क्या बताने की, भी कोई बताने की बात है नहीं। आज बताने की बात ये चीज़ हो चुकी है। उसके पीछे वजह है कि आप बहुत सारे लोग को वॉच करोगे तो बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं। मतलब एक रोटी को अगर बोलते हैं कि 32 बार चबाना चाहिए, बाबा रामदेव जैसे कहते हैं, तो नॉर्मली वो मुश्किल से 4 या 5 बार चबाते हैं। सोच लो कितना कम परसेंटेज चबाते हैं। तो जो उन्होंने टीथ का काम नहीं किया वो उनके स्टमक को काम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत भारी हो जाएगा डाइजेशन के लिए। तो ये चीज़ होता है। नाति द्रुतम नाति विलंबितम। अब कुछ लोग बहुत ही लेट खाना खाते हैं। बहुत ही लेट खाना मतलब वो खाना ले लिए, एक कवर मुंह में पड़ा हुआ, चबा रहे हैं नहीं चबा रहे हैं। लोग खास करके बच्चों को यंग एज के देखेंगे, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। हमारे टाइम के बच्चों में टीवी देखते होता है, आजकल मोबाइल के एक बाइट डाल दिए हैं, मतलब उनकी थाली में 2 रोटी रखी है, 2 घंटा हो गया पर उनकी वो 2 रोटी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये बहुत देर से भी खाना खाओगे तो खाना ठंडा हो चुका होगा, ना कोई स्वाद रह जाएगा, तो वो भी अगेन फिर डाइजेशन ठीक नहीं होगा। तो नाति द्रुतम और नाति विलंबतम। और उसके बाद क्या है, अजन्मन। अजन्मन का मतलब है कि बातचीत वगैरह नहीं करना है, मतलब ठीक है, न हंसते हुए, और अहसन, हंसना नहीं है खाना खाते वक्त। पता ही है अगर आपने बातचीत किया चाहे हंसा, तो दोनों ही केस में क्या होता है, खाना जो होता है फूड पाइप के बजाय विंड पाइप में आ जाता है, और उस वक्त कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो लोग भी इन सिचुएशन से झेले उनको अच्छी तरीके से पता है। और कई बात चोकिंग होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। इसीलिए एकदम क्रिस्टल क्लियर, मतलब चरक जी ने जब एक एक चीज़ हमारे शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने बोला है, तो सोचो कितना ऑथेंटिक चीज़ें बोली हुई हैं। और तन्मना भुंचित, खाना खाते हो तो आपको सिर्फ खाने में ध्यान लगना चाहिए। अब खाना खा रहे हो, ध्यान पता चला कहीं अटका हुआ है, तो जब आपका है अपना मन नहीं है, मन लगा कर नहीं खाना खा रहे हो, तो वो खाना भी सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा। अब जैसे बहुत सारे लोग की आदत होती है, खाना खाने बैठते हैं तो दुनिया की जितनी टेंशन होती है अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ कर डिस्कस करते हैं, जितने निगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं वो सारे वहीं बैठ कर डिस्कस करते हैं। पक्का सी बात है उनका खाना कभी भी डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ भी हमें पेशेंट को बताने की